हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। और सबसे बड़ा सवाल कि आईटी सीएस में या सीएस आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो उससे पहले आपको एक कहानी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और ये कहानी आपको बहुत मजेदार भी लगेगी। ये इंडिया की हिस्ट्री है। ओके, आईटी की हिस्ट्री। ओके, तो आपने एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, ये सुना ही होगा। ठीक है, फिर इंडिया में बहुत सारी तरक्की की। इसरो कैसे बना, पोखरण क्या हुआ, पोखरण की आपने मूवी देखी होगी, करेक्ट। फिर आपने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह देखी है, बराबर, बहुत सारे से पिक्चर्स वगैरह देखी है, करेक्ट। तो आज मैं आपको इंडिया की आईटी की इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत मजेदार लगेगा सुन के, क्योंकि ये इंडिया की हिस्ट्री है। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो रियल स्टोरी है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई और इसमें क्या क्या मेजर रोल प्ले करते। आपको बहुत बड़ा मजा आने वाला है सुनने में, तो ध्यान से एंड तक जरूर सुनना। ओके, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, ओके, कोई फिल्मी सीन नहीं है। ओके, बट सिंपली इंडिया ने आईटी में तरक्की कैसे की और इससे इंडिया को क्या प्रॉफिट हुआ, ये आपको मालूम पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते। तो ये बात उन दिनों की है जब हमें आजादी मिली थी। आजादी मिलने के बाद जो है इंडिया में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जा रहे थे, जैसे कि आईआईटीज। ओके, तो आईटी इंडस्ट्री का फाउंडेशन जो बोलते हैं हम लोग, कदम रखने में आईआईटी का बहुत हाथ है। आईआईटीज की जब फाउंडेशन हो रहे थे 1960s के टाइम पे, तो आईआईटीज के प्रोफेसर ने देखा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है। और इंडिया की गवर्नमेंट भी यही सोच रही थी कि आईआईटी से उन सॉल्यूशन पूछ रही थी कि भाई एग्रीकल्चर तो इंडिया करती है, बट इसके अलावा इंडिया और क्या कर सकती है जिससे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आसपास में आजकल नया नया जो आया हुआ है वो आईटी इंडस्ट्री आई हुई है। ओके, जिसे कंप्यूटर साइंस आईटी ऑलमोस्ट सेम होता है गाइस। ओके, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना एंड ऑल, सब कुछ उसमें आया था, जिसको हम लोग आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं। वो टाइम पे उसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री बोला जाता था। ओके, तो उन्होंने सोचा कि भाई आईटी को काम दिया, भाई तुम सोचो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई आईटी इंडस्ट्री आ रही है, तो उन्होंने करिकुलम में इंडस्ट्री की जो करिकुलम होता है, पहले मैकेनिकल था, सिविल था, तो उन्होंने आईटी फील्ड भी लाया। ओके, आईटी ब्रांचेस भी लाए। तो इंडिया के आईआईटी में जो है ये नए फील्ड लाए गए, बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हुए। ओके, बच्चे इसमें आने लगे, डिग्रीज करने लगे। इस तरह से आईआईटी और गवर्नमेंट का टुगेदर रोल है, फाउंडेशन जो होता है ना, पहला कदम, ओके, आईआईटी की तरफ बढ़ाने के लिए। तो वो ये 1960s की टाइम है, तब डिग्री धीरे 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 स्टूडेंट ग्रोथ कर रहे थे। बैकग्राउंड में हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था, व्हाइट रिवोल्यूशन चल रहा था, क्योंकि इंडिया वो टाइम पे क्या कहते हैं, स्ट्रगलिंग फेज में थी। आजादी मिली है, बट भाई देश चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे चलाने के लिए भाई बिजनेस चाहिए कोई अच्छा सा, करेक्ट। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के अलावा हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर तो एक्सपोर्ट्स कर ही रहे, तो एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। तो पैरेलल में कुछ नया इकोनॉमी डेवलप कर सके ऐसा सोचा जा रहा था, और इंडिया किस चीज में अच्छा है ये सोचा जा रहा था। तो फाइनली आईआईटी के प्रोफेसर जो उनके फाउंडेशन मेंबर्स थे, उन्होंने बताया कि भाई इंडिया स्टेम में अच्छा है। स्टेम क्या होता है सर? STEM। ओके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। सबसे ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड में, ओके, सबसे ज्यादा दिमाग स्टेम में किसका चलता है? स्टेम किसका ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा है? इंडिया का। इंडिया के बच्चे बच्चे का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, हर गिनती, हर वो कैलकुलेशन उंगली पे कर सकता है। तो ये हमारी खूबी थी वो टाइम पे। जो है प्रोफेसर ने, जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये फाउंडेशन किया कि ये फाइंड किया बेसिकली कि इंडिया स्टेम में अच्छा है, ओके, और इंडिया एग्रीकल्चर में अच्छा है। तो एग्रीकल्चर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन लाए, व्हाइट रिवोल्यूशन लाए, ओके, और क्या हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि हमें स्टेम की तरफ बढ़ना चाहिए। तो स्टेम की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ग्लोबल लेवल पे अभी आईटी डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फील्ड डेवलपमेंट हो रहा है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसी में तो स्ट्रेंथ है, हमारा मैथ्स अच्छा है, हमारा साइंस अच्छा है। तो इस तरह से 1970 और 1980s के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए, जिसमें गवर्नमेंट आई, आईआईटी के प्रोफेसर आए, टाटा रतन टाटा जी, ओके, जमशेदजी टाटा जी जो टाटा का फाउंडेशन है, वो आगे आए, और उन्होंने भी जो है बोलते ना फंडिंग की, और टीसीएस का जो है डेवलपमेंट किया। और देखो अभी बहुत सारे आईटी कंपनीज है, बहुत सारे आईटी पार्क, बहुत सारे आईटी फील्ड है, बट इनिशिएशन किसने किया ये मैटर करता है गाइस। तो टीसीएस जो है फाउंडेशन किया गया टाटा के द्वारा, ओके, प्राइवेट फंडिंग और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट, इस तरह से पूरा टीसीएस का फॉर्मेशन हुआ। टीसीएस के फॉर्मेशन होने के 10 से 12 साल के बाद जो है इन्फोसिस आया, जो सेकंड कंट्रीब्यूटर है इंडिया के आईटी मार्केट में। सबके चीज में बारे में अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, अगर आप फ्यूचर में आईटी में जाना चाहते हो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करता है इस चीज के ऊपर, इस पूरे मूवी के ऊपर, इस पूरे हिस्ट्री के ऊपर, ओके, जो एकदम ट्रू है,
ओके तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री स्टार्टेड इन जनवरी 1968। तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री 1968 में स्टार्ट हुई। फाउंडेशन उसके पहले रखा गया आईआईटीज के द्वारा, ताकि उन्होंने करिकुलम डाला कि भाई इंडिया के इंजीनियर्स ये फील्ड में करिकुलम कर पाए। और 1968 में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई जब टीसीएस फॉर्म हुआ। जब टीसीएस 1968 में फॉर्म हुआ, भाई इंजीनियर्स तो बन रहे, बट जॉब क्या करेंगे, कौन सी कंपनी में करेंगे, कंपनी तो होना चाहिए, इंडस्ट्री तो होना चाहिए। तो टीसीएस वो टाइम पे डेवलप करना कोई भी इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जो पहले है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कंपनी, पूरा फाइनेंशियल बर्डन था, वो पर रिस्की था भाई, पैसा डूब सकता है, पूरा करोड़ रुपए डूब सकते हैं। और वो टाइम पे इंडिया ऑलरेडी बहुत बोलते ना फाइनेंशियली वीक था। तो टाटा आगे आया, टाटा के फाउंडेशन मेंबर्स आगे आए और उन्होंने टीसीएस का फॉर्मेशन किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं इसमें फ्राइट फ्यूचर है। इसके अलावा मैं एक और कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, ब्रॉक कॉर्पोरेशन। वो टाइम पे लिबराइजेशन नहीं आया था, मतलब आप डायरेक्टली किसी के साथ डील नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी भी कंट्री के साथ डील वगैरह नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा लिबरलाइजेशन 1990s में आया। उसके पहले ये सब करना बहुत डिफिकल्ट था, बिजनेस करना या ये सारी चीजें करना, नई टेक्नोलॉजी बनाना, फिर उसको दूसरे कंट्रीज में सेल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ब्रॉक कॉर्पोरेशन ये इंटरनेशनल कंपनी है यूएस की, जो है टाटा के कॉन्टेक्ट्स में थी। ओके टीसीएस था, फिर टीसीएस ने क्या किया भाई, टीसीएस फाउंडेशन किया, आईटी इंजीनियर्स आए आईआईटी से, उन्होंने काम करना चालू किया। फिर अब वो प्रोजेक्ट इंडिया के बाहर कहां कैसे जाएगा या इंडिया में भी कैसे सेल होगा, तो ब्रॉक कॉर्पोरेशन था जो वो सारे प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करके जो है ले बाय करता था और वो प्रोजेक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाता था। इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था। तो वो टाइम पे ये सब करना बहुत डिफिकल्ट था, मतलब आप कुछ नया कर रहे हो, ऐसा कुछ जो पहले आपने किया ही नहीं। तो देयर वर नो लोकल मार्केट्स। ओके द गवर्नमेंट और पॉलिसीज वर आल्सो नॉट फ्रेंडली। गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी, बट नई चीज में क्या होता है कि भाई टैरिफ रेट्स बहुत ज्यादा थे वो टाइम पे। 150% 200% का टैरिफ रेट था, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो भाई उसका 1.5 गुना, मतलब 3 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है बराबर, तो 1.5 या 2 रुपीज गवर्नमेंट के इसमें जाएगा टैरिफ, बराबर। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस नहीं थे। इट इज वेरी हार्ड फॉर आईटी इंडस्ट्री टू सर्वाइव। वो टाइम की बात है जब टीसीएस फॉर्म हुआ था। ओके फिर जाके इलेक्ट्रॉनिक कमिटी, ये गवर्नमेंट की कमिटी है जिसे हम लोग भाभा कमेटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कमेटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आईटी ऐसा सेपरेटली इतना डेवलप नहीं था, अभी जिस तरह से अब भी डेवलप है। वो टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री ऐसा माना जाता था, ऐसा बोला जाता था। ओके तो 10 साल 1996 से 1975 से उन्होंने एक प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, और ये जो 10 साल में इस कमेटी ने हर एक चीज मुमकिन करने की कोशिश की जो आईटी इंडस्ट्री को पुश दे सके और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। और इस तरह से इंडिया का आईटी सर्विस इंडस्ट्री धीरे धीरे इन्होंने डेवलप किया। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने बात को पता है 1967-68 में टीसीएस का फाउंडेशन हुआ मुंबई में। ओके मुंबई में डेवलपमेंट हुआ। ओके और मुंबई से सब जो है ब्रॉक कॉर्पोरेशन जो मैंने बोला वो उनके सपोर्ट में, वो इंटरनेशनल कंपनी है, उनके सपोर्ट के द्वारा इंडिया के आईटी प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ओके इस तरह से पूरा काम होता था। तो टीसीएस ग्रो किया। टीसीएस ने 1967 से 1977 में बहुत ज्यादा ग्रो किया। हर साल 50% का इंक्रीमेंट था, मतलब समझ लो आज आपने 100 रुपए का काम, इस साल आपने 100 रुपए का आपने काम किया, तो अगले साल 50% मतलब 150 का काम किया, उसके अगले साल 50% मतलब आपका 225 हो गया। इस तरह से प्रोपोर्शनल ग्रो कर रहा था 10 इयर्स में। जिसके बाद कि ऐसे गवर्नमेंट को लगा नहीं इसमें हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हर साल 50 to 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है, टीसीएस भी ग्रो कर रहा है और उससे हमें टैक्स आ रहा है, हमें भी प्रॉफिट मिल रही है, तो इसमें फ्यूचर है और इंडस्ट्री में डिमांड है। ऐसा तो है नहीं कि भाई इनको जॉब नहीं मिल रहा है। वो टाइम पे कंपनीज कम थे, इंजीनियर्स को भर भर के जॉब मिल रहा था, आईटीज को अभी भी मिलता है, बट कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देख लो, ठीक है। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने फिर ग्रो किया सिप्स। ओके सिप्स मतलब देखो मुंबई का एक लोकेशन है सिप्स नाम से। ओके ये बेसिकली पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई ये तो जगह है, जैसे दादर होता है, मलाड होता है, वैसे एक जगह है सिप्स, बट ये सिप्स एक जगह नहीं है, ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन इसका शॉर्ट नेम होता है, सेंटा क्रूज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन, ऐसा इसका पूरा नाम है। ओके ये फर्स्ट आईटी पार्क है जो मुंबई में डेवलप हुआ। ओके टीसीएस के बाद, जहां पर टीसीएस हो गई और भी छोटी छोटी कंपनीज हो गई, जो उनको पूरा एनवायरमेंट मिलता था, उनको पूरा सराउंडिंग मिलता था, उनको पूरा सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो आईटी कंपनीज रन कर पाए। वो आईटी कंपनी रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, बराबर सब कुछ चाहिए। और मैं ये जो चल रहा है इसमें वो टाइम पे इंटरनेट था भी नहीं, सबसे मेन बात, वो टाइम पे इंटरनेट था भी नहीं। वो टाइम पे अर्पा नेट चलता था, ईआरपी नेट चलता था। ओके ये क्या है सर, ये
क्लोज नेटवर्क पे काम करता है। ओके, वो क्लोज नेटवर्क पे काम करता है मतलब वो इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर ही चलेगा। ओके, वो कंपनी के अंदर ही वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसे हम लोग प्राइवेट नेटवर्क बोल सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क नहीं, प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि वो टाइम पे इंटरनेट नहीं आता, ARPANET चल रहा था, यूएसए ने ARPANEट डेवलप किया था, और ERP नेट चल रहा था, ईथरनेट फिर बाद में आया, लैन के द्वारा, वायर कनेक्शन के द्वारा। प्राइवेट नेटवर्क ही सब थे, पब्लिक नेटवर्क तो बाद में आया। ओके, इसके बाद में आया। तो सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट नेटवर्क पे होते थे, मतलब ऑफिस में जो प्राइवेट जो बोलते ना, वो थोड़ा टेक्निकल होता है, वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल होता है, शायद आपको समझ में नहीं आया, पर प्राइवेट नेटवर्क इतना समझ लीजिए। तो 1973 में सिप्स का फाउंडेशन हुआ, वहां पर बहुत सारे कंपनीज फॉर्मेशन चालू हुए। मोर देन 80% ऑफ कंट्रीज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वर फ्रॉम द 1980s फ्रॉम सिप्स। तो सिप्स में क्या हो गया, 80% से ज्यादा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और वहां टाइम पे हो रहे थे वो सिप्स के जो है करिकुलम से हो रहे थे। सिप्स जो इकोसिस्टम है, सिप्स जो लोकेशन, वहां के सारी कंपनी 80% का आईटी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रही थी और डिमांड बढ़ते जा रहा था। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं। बैकग्राउंड में 1970 में क्या हुआ, बैकग्राउंड में ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट इस चीज को समझी, बराबर, बट बैंक फाइनेंस वाज नॉट एबल फॉर एक्सपोर्टर्स। अभी क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो वो उस टाइम पे न्यू बिजनेस को नहीं मिलता है, न्यू बिजनेस, न्यू टाइप के मॉडल को, न्यू टाइप के बिजनेस को उतनी फंडिंग इजीली नहीं मिलती है। तो वो एक प्रॉब्लम था। तो टीसीएस और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सामने आए जिन्होंने आईटी कंपनीज का फाउंडेशन किया। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ही होते हैं उसमें। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी फंडिंग नहीं थी और वो टाइम पे जो टैरिफ रेट्स थे, हाइक थे, 100% से ऊपर था, 135%, 100%। ओके, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सिप्स का फाउंडेशन किया कि भाई आपके पास पैसे हैं, आपके पास फंडिंग है, आपके पास इंजीनियर्स हैं, आप आके काम करो, हम इकोसिस्टम देते। सिप्स वो इकोसिस्टम है। सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे हम लोग सिप्स बोलते हैं, जो यहाँ पर आईटी पार्क मुंबई में डेवलप हुआ, दैट इज द फादर ऑफ ऑल इंडियन आईटी पार्क। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ये पहला फाउंडेशन हुआ, ये बैकग्राउंड में 1970 में हुआ। अभी हम लोग 1970 से 80 एक साथ हम लोग बात कर रहे थे। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, तो 1980s में क्या हुआ, जब राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने देखा कि भाई आईटी ग्रो कर रहा है बट इसमें टैरिफ लग रहा है, वगैरह वगैरह आ रहा है, तो प्राइवेट कंपनीज उतनी फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं हो रही है, उतना मतलब डेवलप करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। तो उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस किए और सब जो ये नया लाया न्यू कंप्यूटर पॉलिसी, जैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब भी देख रहे हो। ओके, वो टाइम पे न्यू कंप्यूटर पॉलिसी लाई गई जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर जो टैरिफ रेट्स थे वो कम किए गए, 135% से 60% पे लाया गया। ओके, दैट इज 1984 में। फिर जाके इसको और पुश मिला, बहुत सारे लोग आने लगे, भाई टैरिफ रेट कम हो चुका है। ओके, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सिप्स बन रहा है, इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल मार्केट में उसमें ग्रोथ है, इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ है इस चीज का। ओके, पहली बार। अभी मुझे ये बताओ कि इंडिया में, ओके, अब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर तो चल रहा है, बहुत सारे एग्रीकल्चर में डिग्री करते तो वहां जा रहे, ठीक है, पर बाकी इंजीनियर्स और क्या क्या कर सकते हैं, ये किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और बढ़ सकता है, ये और किस तरह से पैसे इकोनॉमी इंडिया में आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे गवर्नमेंट और पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम काम कर रहा था। ओवर 80% ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वर फ्रॉम सिप्स, जैसे मैंने आपको बताया 1980s तक। ओके, तो ये अभी पूरा शुरुआत हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, बर्थ हो रहा है। ओके, थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा कैसे ग्रो करता है, लाइक दैट। फिर जाके 1990s में अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट आया, सारे गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई टाटा फाउंडेशन अगर किसी चीज में डाल रही है, प्राइवेट कंपनीज किसी में चीज में हाथ डाल रही है, मतलब इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत इकोनॉमी है, इसमें हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सारे गवर्नमेंट ने इसे धीरे 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 सब सपोर्ट करना चालू किया। तो उन्होंने न्यू कंप्यूटर पॉलिसी तो था ही, उसके बाद इन्होंने और डेवलपमेंट किया। उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, उन्होंने इंडियन नेशनल टास्क फोर्स बनाया, किसके लिए, आईटी और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि भाई सिप्स जैसे और आईटी पार्क्स बने। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया बाय डिफरेंट सिटीज ओन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हर जगह इकोसिस्टम बढ़ाती गई, एक कंपनी से सेटअप, वहां पर प्राइवेट कंपनीज अपना आके वहां पर वो डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो इस तरह से काम हुआ और उसके बाद जो है अपना लिबरलाइजेशन भी आ गया 1990s के बाद में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ओके, उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया, जिसके वजह से क्या हो गया, पहले हम किसी के थ्रू, जैसे कोरॉक कंपनी थी, जैसे मैंने बोला, किसी के थ्रू हम बिजनेस कर रहे, ठीक है, इंडिया बिजनेस कर रही किसी और को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम लोग डायरेक्टली किसी भी कंपनी से कर सकते, किसी भी कंपनी से डील कर सकते। तो ये सबसे ज्यादा पुश मिला, यहां पर सबसे ज्यादा पुश मिला इंडियन के आईटी कंपनीज को, और उनका ट्रेड मार्केट एकदम अलग लेवल पे बढ़ गया। पहले 50% 100% पे इंक्रीमेंट हो रहा था, अभी यहाँ पर 500% का इंक्रीमेंट हमें देखने मिला बिजनेस में। वो भी मैं आपको पूरा डेटा के साथ बताऊंगा, ये सारे गवर्नमेंट डेटा के द्वारा ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1993 में पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद काफी ज्यादा पुश मिला, और वहां पर फिर एक और चीज हुई कि भाई
इथरनेट जो है थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट हुआ, वीसेट लिंक करके आया 1994 में। ओके, तो ये सारी चीजें अभी देखो यहाँ इसी चीज की मैं बात कर रहा था। देखो ध्यान से देखो गाइस, इंटरनेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1986, दैट इज एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, दैट इज ईआर नेट। इसके पहले क्लोज प्राइवेट नेटवर्क पे वर्क हो रहा था, जो भी पहले चल रहा था, जो भी मैंने बताया, इसके पहले भी आईटी कंपनी थे काम कर रहे थे, तो क्लोज नेटवर्क में काम कर रहे थे, प्राइवेट नेटवर्क में काम कर रहे थे। उसके बाद एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क इंडिया गवर्नमेंट फंडेड, यहां पर देख सकते हो गवर्नमेंट फंडेड नेटवर्क फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो आईटी इंडस्ट्री उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। इसके लिए भाई बहुत कुछ लगता है, उसके लिए सैटेलाइट लगता है, उसके लिए जो लैंड के कनेक्शन लगते हैं, केबल कनेक्शन लगते हैं, ओके, और भी बहुत सारी हार्डवेयर चीजें लगती है, जो गवर्नमेंट क्या कर, उन्होंने क्या किया, ऐसा इकोसिस्टम रेडी किया सिप्स के जैसा, जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हो सके इंडस्ट्री को, कंपनीज को। हाउएवर पब्लिक इंटरेस्ट नेटवर्क, जो हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क हम लोग इसको बोलते हैं, वो कब आया? अगस्त 1995 में आया। किसके द्वारा? अगेन गवर्नमेंट के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे वीएसएनएल कहा जाता है, वीएसएनएल के द्वारा, गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा जो है इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट आया, जिसके वजह से और पुश मिला कि भाई पहले फिर मतलब क्या कि और डेवलपमेंट मिला। मतलब पहले तो आप सिर्फ एक इकोसिस्टम है, सिर्फ इकोसिस्टम है, या टीसीएस की कंपनी का इकोसिस्टम है, वहां पर ही वो प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। बट जैसे ही पब्लिक इंटरनेट आया, पब्लिक इंटरनेट आने के बाद ओके, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, अपने घर पे भी इंटरनेट के द्वारा उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो ये चीज आई, तो दो चीज को ग्रेट पुश मिला। एक तो पोस्ट लिबरलाइजेशन, पहले आप किसी कंपनी के द्वारा ही आप जो है डील कर सकते हो दूसरी तरह से, वो नहीं बोला तो आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? वो जितना पैसा आपको कट दे रहा है उतना ही कर पाओगे। बट पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद आप डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड से किसी भी कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। ये फर्स्ट सबसे ज्यादा मेगा पुश मिला। और दूसरा, जब पब्लिक इंटरनेट आया तो इससे हमें सबसे ज्यादा पुश मिला। इसीलिए जब हम कहीं पर भी आप गूगल में सर्च करो तो आपको 2000 के बाद आईटी इंडस्ट्री में बूम दिखेगा, 2000 के बाद। पर उसकी पहले की कहानी क्या, पहले की हिस्ट्री क्या, पहले की स्टोरी क्या है, पर डायरेक्ट तो आईटी डेवलपमेंट हुआ, वो ये है जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर जो है इस दो चीज के बाद 2000 के बाद जो आईटी में बूम आया, क्या मैं बताऊं आपको, डेटा के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखो 2000 लीगल प्रोसेस वर्क, आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट 2000 आया, इसके लिए बनाया गया। ओके, फिर ई कॉमर्स में डेवलपमेंट हुआ, आईटी और ई कॉमर्स में साथ साथ में डेवलपमेंट हुआ है। ओके, और आईटी इंडस्ट्री ग्रो करके $5.7 बिलियन पे हो चुकी थी, जहां की इनिशियल लेवल पे सब सिर्फ फंडिंग डाल रहे थे, डीसीएस ने फंडिंग डाला, गवर्नमेंट ने फंडिंग डाला, आ नहीं रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा था। बट बाद में $5.7 बिलियन का पूरा हुआ, और एनुअल ग्रोथ ऑफ 50%, हर साल 50% का ग्रोथ देखने मिल रहा था 1991 तक, और उसके बाद प्रोपोर्शनल ग्रोथ देखने मिला है। ओके, उसके बाद अब हम लोग कहां स्टैंड करते हैं, आज हम लोग कहां स्टैंड करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, देखो, वेयर डज द इंडिया इंडस्ट्री स्टैंड टुडे? India is a home to some of the biggest and finest IT and software industry like IBM, ड्रीम कंपनी होती है। गूगल अमेजॉन आपको मालूम है, वैसे IBM ड्रीम कंपनी है भाई। वो टाइम का गूगल अमेजॉन है ये IBM, अभी भी है, बट वो टाइम पे सबसे बड़ा कंपनी था IBM वर्ल्ड लेवल पे। उनका मैक्सिमम TCS, HP, विप्रो, वो टाइम के बड़े बड़े कंपनीज है, आज भी है, बट आज भी बहुत सारी नई कंपनी आ गई, बट ये वो टाइम के खिलाड़ी है। तो वो टाइम के जो है जो दिग्गजबाज थे, उन्होंने अपना फाउंडेशन, बोले तो मेन ऑफिस, मेन प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए, तो वो इंडिया बनना चाहिए, उन्होंने इंडिया में सब सेटअप किया, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ पर ग्रो होगा। अब मैं आज की मैं बात बताऊं, इन कंट्री कंसिस्ट ऑफ over 75% of global talent with the IT industry and its account। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है? For over 67% of global outsourcing market। ओके, तो मैं ये चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए। 75% के जो आईटी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ग्लोबल टैलेंट पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं इंडियन है, वो कहीं ना कहीं इंडियन है, या इंडियन इंजीनियर्स के अंडर में वो काम चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ग्लोबल लेवल में 75% जो प्रोजेक्ट लीड हो रहा है या प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अंडर में रेख देख में या जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो इंडियन ब्रेन माइंड है, वो इंडियन ब्रेन माइंड है, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन स्टेम, STEM। इंडिया तो ग्रो किया, तो एक ये जो मैं बता रहा हूं, जिस तरह से एग्रीकल्चर में धीरे धीरे हमने ग्रो किया, बैकग्राउंड में ये भी चल रहा था, और बैकग्राउंड में ये हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया आज की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में आगे है ही, हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आईटी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स के, आईटी सर्विसेज के। तो इंडिया का 10% जीडीपी जो आता है, इकोनॉमी आता है डायरेक्टली। देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम।
बराबर, एक डायरेक्ट इनकम जाएगा आपके अकाउंट में, एक होता है कि हम किसी और फॉर्म में किसी और प्रोसेस से मिल रहे हैं, बट वो उसके ऊपर डिपेंड है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो 10% का डायरेक्ट 10% का जीडीपी इंडिया को आईटी इंडस्ट्री से मिल रहा है, और बाकी जो भी इंडस्ट्री से हमें पैसे आ रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो वहां पर जो मशीन्स काम कर रहे हैं उसमें आईटी के सॉफ्टवेयर लगे हुए, चाहे एग्रीकल्चर हो उसमें जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, आईटी यूज हो रहा है, वो हमने काउंट ही नहीं किया, वो इनडायरेक्टली हो गया। जो डायरेक्टली आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो दैट आर द, और हम लोग अभी ग्लोबल लेवल पे सेटअप ओवर 1000 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, बोले तो 1000 सेंटर्स है इंडिया के आईटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, बोले पूरे ग्लोबल लेवल पे, जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी के प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। 80 कंट्रीज से ज्यादा को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया का पावर है। ओके, अब ये किस चीज से हुआ तो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी क्या है, मतलब इंडिया में ऐसा क्या टैलेंट है जो आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो हो रही है, सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है। वी आर द एक्सपोर्टर्स, मैक्सिमम बोलते हैं ना हम लोग, सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आईटी प्रोजेक्ट्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, जैसे कि कोई चीज है, आप किसी कंट्री को किसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं ना फेमस, ये कंट्री जो है टूरिज्म के लिए फेमस है, ये कंट्री जो है इस चीज के लिए फेमस है, जर्मनी कार वगैरह के लिए फेमस है, वैसे हमारी इंडिया जो है वो आईटी के लिए फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, उनको किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं आईटी से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्लाउड डेटाबेस हो गया, कुछ भी हो गया, उनको या तो आईटी कंपनी फ्रॉम इंडिया लगेगा या तो आईटी इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया लगेगा। ओके, तो यहाँ पर इंडिया की क्या स्पेशलिटी मैं बताता हूँ, स्टेम टैलेंट, इंडिया के पास टैलेंट है, क्या टैलेंट है, स्टेम। अगर हम किसी का भी आईक्यू लेवल चेक करते पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो सबसे आगे स्टेम में, स्टेम बोले तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये सब में इंडिया का स्टूडेंट या इंडिया का जो टैलेंट है वो आगे आता है, इंडिया का कैंडिडेट आगे आता है। तो हम इसीलिए इंजीनियरिंग में आगे है, हमारा स्टेम स्ट्रॉन्ग है। ओके, फिर दूसरा वाइड लेवल पर गुड नंबर ऑफ इंजीनियर इंस्टीट्यूट, हमारे जिस तरह से ये ग्रो हुआ, जिस तरह से सब धीरे धीरे बैकग्राउंड में ग्रो हो रहा था, इंडिया के इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी, प्राइवेट बॉडी, सबको ये तो समझ में आ गया कि भाई आईटी में बहुत पैसा है, फट्टे पैसे है, ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो सारे कंपनीज ने डेवलपमेंट में जो है उसमें फंडिंग करना चालू किया, बिजनेस करना चालू किया, कंपनीज ग्रो हुए, आईटी पार्क्स ग्रो हुए, उसे अभी मैक ओपन हो गया था ना, वो मैं दिखाऊंगा। ओके, तो वैसे ही उनको, गवर्नमेंट को यह भी समझ में आ गया कि भाई हमें और इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने और जो है आईटी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं डिग्रीज बनाई और फील्ड बनाई, बराबर, और कॉलेजेस बनाई, प्राइवेट कॉलेजेस आए, गवर्नमेंट कॉलेज तो थे ही, प्राइवेट कॉलेजेस भी आए, जिसके द्वारा भाई इंडिया का जो प्रोजेक्ट्स है उसके जो इंजीनियर्स है उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। और दूसरा होता है वाइड लेवल पूल, गुड नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है, एनआईआईटीज है, सेंट्रल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे कॉलेजेस है, महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हमें, टैलेंटेड इंजीनियर्स हमें मिलते हैं। आप हमेशा नेगेटिव चीज देखते हो, आप पॉजिटिव चीज देखो, बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर इंडिया के इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, सत्या नडेला ले लो या सुंदर पिचाई ले लो, वो सब जो ब्रेन माइंड आया कहां से आया है, इंडिया से आया है, समझ में आ रहा है। वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स के जो डीएम होते हैं, वीपी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, जो सीटीओ होते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, प्रोजेक्ट हेड, ये सब इंडिया के इंजीनियर्स होते हैं गाइस। तो दूसरा ग्लोबली स्टैंडर्ड्स, सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है वो इंडियन कंपनीज की होती है। उनका सीएमएम लेवल में होता है, प्रोजेक्ट का एक लेवल होता है कि भाई किसी भी चीज में जो फॉल्ट निकल सकता है कितना निकल सकता है, सबसे कम फॉल्ट निकलता है उसको कोई लेवल 5 में कंसीडर किया जाता है। तो इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं सीएमएम लेवल 5 अप टू उनका सर्टिफिकेशन होता है, मतलब उसमें एकदम लो का लो, एकदम ना के बराबर फॉल्ट रहेगा। आप इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी देख सकते हो, हम लोगों ने न्यूज में सब देखा है कि भाई हमारे डिफेंस सिस्टम में जरा सा भी फ्लॉ नहीं है, दैट इज द एग्जाम्पल। वैसे ही हमारे आईटी के प्रोजेक्ट में भी जरा सा भी फ्लॉ नहीं होता है। ओके, इसीलिए ये रीजन है कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई है, जिसकी वजह से सब लोग आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन कंपनीज को प्रीफर करते हैं। ओके, सीएमएम आईएसओ स्टैंडर्ड मेंटेन है, तो टीकेएम अटेंडेंट जो हाई लेवल है हमारा, सिक्स सिग्मा क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। ओके, ये सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं आईटी प्रोजेक्ट्स के। ओके, हमारा परफॉर्मेंस जो सीओपीसी सर्टिफिकेशन हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला, पूरा वर्ल्ड में 75% सर्टिफाइड कंपनीज आर इंडियन। सीएमएम लेवल 5 सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बोला, सबसे ज्यादा आईटी कंपनी में सीएमएम लेवल 5 तक जो सर्टिफिकेशन है वो हमारा इंडियन कंपनीज का है। बाकी जो है 2 3 बोलते थोड़ा सा हम लोग कंसीडर कर लेते, चाइनीज कंपनी थोड़ी सा कर लेती है थोड़ा बहुत ऐसा, या दूसरी XYZ कंपनी, समझ में आ रहा है आपको, बट इंडियन का स्टैंडर्ड एकदम मेंटेन है। ओके, फिर दूसरी बात, लो सर्विस, लो लेबर कॉस्ट, अफोर्डेबल रियल एस्टेट, ये सब चीजें क्या है जिसमें मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने क्या किया,
गवर्नमेंट ने बोला हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, प्राइवेट कंपनीज जो है कंपनी बनाना चाहिए और इंजीनियर्स को हायर करके आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, फिर हम क्या कर सकते, तो उन्होंने भाई जो ईआरपी नेट था, ओके, अर्पा नेट जो है उसका पॉसिबिलिटी किया, ओके, आईटी पार्क्स बनाए, इकोसिस्टम दिया कंपनीज को कि हम इकोसिस्टम देते, आप अपना कंपनी डालो और फिर इंडिया ग्रो करेगी। तो इंडिया ने एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स डेवलप किए, सिप्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया, सिप्स एक अच्छा एग्जांपल है उसका। ऐसे हर जगह पे मल्टीपल कंपनीज हर जगह पे डेवलपमेंट किया, ताकि अब ये लो सर्विस लो लेबर कॉस्ट ये सब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया ने टैरिफ रेट्स एकदम कम कर दिए, अभी तो एकदम कम है, एकदम बिल्कुल ही कम है, ओके, पहले तो 60% था, अभी 30% के आसपास चल रहा है, ओके, एकदम ही कम है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने मतलब जो भी पॉलिसीज होती है एकदम स्मूथ कर दिया कि कोई भी बंदा अगर पैसे है थोड़े बहुत भी है, फंडिंग है, वो आईटी कंपनी यहाँ पर डेवलप कर सकता है, स्टार्टअप डेवलप कर सकता है आईटी में, ओके, ऐसा इकोसिस्टम भी डेवलप कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब लो लेबर का इसका मतलब क्या होता है, लो लेबर कॉस्ट। अब लेबर वर्ड को आप ऐसा हर्टली मत लो कि भाई लेबर वर्ड नहीं, वर्क फोर्स को लेबर कहा जाता है जो है इंटरनेशनल लेवल पे। अब वो कम क्या बोल रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई इंडियन इंजीनियर्स को हायर क्यों किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर डॉलर पाउंड वगैरह वगैरह चलता है, करेक्ट। तो $1 इज इक्वल टू 60-80 रुपीज वो टाइम पे होता था, अभी तो ऑलमोस्ट 80-85 के ऊपर हो चुका है, करेक्ट। तो एवरेज जो पैकेज है यूएस का, कनाडा का, एवरेज स्टार्टिंग लेवल जो होता है वो 30 लाख के आसपास होता है, स्टार्टिंग। अब मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में कोई भी इंजीनियर स्टार्टिंग लेवल पे वो 8 लाख पे भी काम करने के लिए चालू हो जाएगा, बोलेगा बॉय बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला है मेरे को, क्योंकि वहां का डॉलर चल रहा है, यहां पर रुपीस चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये एक वास्ट डिफरेंस है। कहां 30 लाख, कहां अच्छे पैकेज की मैं बात कर रहा हूं, एवरेज तो 4.5 पे भी बहुत सारे इंजीनियर मिल जाते हैं, स्टार्टिंग लेवल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि इंडिया में लो कॉस्ट में इंजीनियर्स मिल जाते हैं, वेरेज यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर्स पहले तो कम मिलते हैं बिकॉज दे आर द लो इन स्टेम, STEM, ओके। और दूसरा जो है उनका पैकेजेस बहुत ज्यादा देना पड़ता है स्टार्टिंग लेवल पे भी, और हायर लेवल पे और उनको बढ़ा के दो, हर साल 10% 20% का इंक्रीमेंट दो। और यहां पर अगर समझ लो कोई बच्चा 10 लाख पे भी आता है, उसको आप 10, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख मतलब अच्छा प्लेसमेंट होता है गाइस, ओके। वेरएज एवरेज अगर पकड़ोगे 5-6 का एवरेज होता है इंडिया का, मैं सब मतलब छोटे कॉलेज बड़े कॉलेज सब मिला के मैं बता रहा हूँ, ओके, 5-6 का होता है, उसका मैं हर साल मैं 10% आराम से इंक्रीमेंट दे सकता हूँ। और आप 30 लाख को हर साल 10% का इंक्रीमेंट दो, तो कौन सा ज्यादा और कम है, समझ में आ रहा है। दूसरा, इंडिया के हर जगह में आईटी सिटीज है, आईटी हब्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत स्मूथ है, सबसे कम टैरिफ रेट है, बाकी जगह पे टैरिफ रेट बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स के कॉस्टिंग जो होती है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से। तो दीज आर द लो कॉस्ट अफोर्डेबल रियल एस्टेट, हर जगह आईटी पार्क से डेवलप करके दिया गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चीजों के वजह से इंडिया आईटी में आगे है। फेडरल सपोर्ट, इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, यही सब चीज की मैं बात कर रहा था। तो अभी जो स्टार्टिंग में जो है मुंबई से स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल कैपिटल आईटी के वजह से बना है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल आईटी के ग्रोथ होने के वजह से बना है, समझ में आ रहा है कि ना कि किसी और चीज से। हमें ये मालूम है कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल होता है, ओके, दिल्ली इज अ कैपिटल, इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, बट कैसे बना, क्यों बना, आईटी इंडस्ट्री के वजह से बना, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा आगे इंडिया जिसमें है, जिसमें हमें पूरे इंडिया को इकोनॉमी आती है, पैसे आते हैं ग्लोबल लेवल पे, ओके, दैट इज द आईटी इंडस्ट्री, ओके। तो पहले मुंबई था, पुणे था, बैंगलोर था, हैदराबाद था, अभी चेन्नई डेवलपमेंट हो चुका है, लेवल दिल्ली डेवलपमेंट हो चुका है, कोलकाता डेवलपमेंट हो चुका है। इस चीज को हम लोग आईटी हब्स की तरह देखते हैं, जिसमें बैंगलोर सबसे बड़ा आईटी हब है, ओके। अब हम लोग ये टियर 1 लेवल है, ये टियर 1 सिटीज है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज होती है। तो टियर 1 सिटीज में ये हो रहा है। फिर अभी टियर 2 सिटीज में भी हम लोगों ने अच्छे खासे आईटी हब्स डेवलप कर लिया। अब हम आईटी हब्स जो डेवलप कर रहे हैं टियर 3 सिटीज में। अब मुझे ये बताओ, जब आईटी इंडिया में आईटी इतना खासा डेवलप है, आईटी कंपनीज है, हब्स है, टियर 1 में है ही, टियर 2 में भी आपने डेवलप कर दिया, अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि वो टियर 3 में डेवलपमेंट कर रहा है, क्यों? क्या गवर्नमेंट पागल है? आईटी कंपनीज पागल है जो टियर 3 सिटीज की तरफ जा रही है? क्यों जा रही है? अरे हमने तो न्यूज में पढ़ा है इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलता है, जॉब ही नहीं है मार्केट में, हमने तो यही सुना है सर, पैकेजेस नहीं मिलता है, प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो क्या गवर्नमेंट पागल है या आईटी कंपनीज पागल है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जा रही है? क्यों जा रही है? बिकॉज हम आईटी में ग्रो कर रहे हैं, हमारा अच्छा खासा स्टैंडर्ड है,
कंपनीज को पैसे कमा के मिल रहे हैं, हर साल कंपनी 30%, 40%, 50% का ग्रोथ कर रही है। पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया सबसे आगे आईटी कंपनीज में, आईटी के प्रोजेक्ट्स में। जब पैसे आ रहे हैं तो कंपनी ग्रो क्यों नहीं होगा? हम लोग टियर 3 सिटीज क्यों नहीं जाएंगे? ये है गवर्नमेंट के डेटा उठाया हुआ है, ओके, गवर्नमेंट के तरफ से मैंने डेटा लिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मैं हर चीज के बारे में बताना चाहूंगा, ओके। ये देखो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसके वजह से बना? आईटी। इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल किसके वजह से बना? आईटी के वजह से बना। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अब मुंबई के अंदर ही 2-3 लोकेशन है जिसमें भर भर के आईटी कंपनीज है। सबसे पहले तो अपना मेन मुंबई हो गया, सिप्स जोन, जो पूरा अभी अंधेरी, सैंटा क्रूज और गोरेगांव और जोगेश्वरी पूरा फैल चुका है, हर जगह आईटी पार्क है। फिर नवी मुंबई पूरा आईटी पार्क से भरा हुआ है, थाने एरिया पूरा आईटी पार्क से भरा हुआ है। मतलब मुंबई के अंदर ही 3 मेजर आईटी सिटीज बन चुके हैं सिर्फ मुंबई के अंदर, जो आप बाकी किसी भी और लोकेशन से कंपेयर कर सकते हो आप, ओके। मॉनेटरी के टर्म में इतना बिजनेस दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको? एरोली, पवई, टीसीएस, एलेंफिंट और बहुत सारे 100+ कंपनीज, मेजर कंपनीज है जिनके टर्नओवर 100 करोड़ प्लस है। 100 कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ प्लस है, और ऐसे 1000 कंपनीज है जिनका टर्नओवर करोड़ में है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। फिर उसके बाद पुणे, पुणे में 3 लोकेशन है, ओके। एक तो हडपसर है, हिंजेवाड़ी है, ओके, और खराड़ी है। यहां पर सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज है, ओके। अब ये पूरे इंडिया लेवल की मैं बात करूं तो मुंबई ने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, बट पिछले 20 सालों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि नंबर 1 पे बैंगलोर आ गया, नंबर 1 पे बैंगलोर आ गया। और अब हम इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ओके, इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर अमंग टॉप 20 सिटीज, ओके, नॉट ओनली द इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बैंगलोर टॉप 20 सिटीज में आता है आईटी एक्सपोर्टर में। पूरे वर्ल्ड में इतने सारे सिटीज है, इतना सारा भाई, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट बैंगलोर टॉप 20 में आ रहा है आईटी एक्सपोर्टर में। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, डाटा। और ये सारे लोकेशन है जहां पर सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज है, ओके। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि भाई उसके बाद चेन्नई सेकंड लार्जेस्ट पे आ रहा है। ये अभी करंट डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ गाइस, ओके। चेन्नई आ रहा है, चेन्नई सेकंड लार्जेस्ट में आ रहा है इंडिया के अंदर। फर्स्ट बैंगलोर आ रहा है, बैंगलोर इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे, पूरे लेवल पे टॉप 20 में आता है, ओके, पूरे वर्ल्ड में। चेन्नई सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे हैदराबाद आता है। हैदराबाद के इक्विवेलेंट है पुणे, हैदराबाद के इक्विवेलेंट है पुणे, जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी अभी रिसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ गाइस। और उसके बाद कोलकाता में डेवलपमेंट हुई है, दिल्ली में, गुड़गांव, नोएडा में डेवलपमेंट हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। और ये सब अभी मेन आईटी हब्स में कंसिडर किए जा रहे हैं। दे आर द टियर 1। टियर 1 के बाद अभी हम टियर 2 के तरफ जा रहे हैं और टियर 3 के तरफ भी जा रहे हैं। जो रेड वाला आप दिख रहा है, रेड वाला तो यहाँ पर इमर्जिंग आईटी हब्स इन इंडिया टियर 2 सिटीज। तो हम लोग ने अभी अभी ये जो रेड वाले लोकेशन है ना, ये रेड लोकेशन पे भी अभी टियर 2 में डेवलपमेंट हो चुका है। टियर 2 में डेवलपमेंट हो चुका है, आईटी कंपनी से। ये सिटी में आप जाओगे आपको इजीली जॉब मिलेगा अगर आपके पास स्किल सेट है तो। समझा ना आपको? स्किल सेट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एक्सपोजर है, बहुत प्लेसमेंट है, ओके। और टियर 3 हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अभी टियर 3 डेवलपमेंट कर रही है। क्यों कर रही है आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक जो मैंने समझाया। तो टियर 2 इज अहमदाबाद, वडोदरा, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, मैंगलोर, त्रिचुली, कोयम्बतूर, कोची, त्रिवंतपुरम, नागपुर, लखनऊ। ये सारे जगह पे आईटी कंपनीज टियर 2 में है, डेवलप हो चुकी है। और हम टियर 3 की तरफ गए हैं। टियर 3 में कौन सा आता है सर, ये बताओ? टियर 3 में आता है सूरत, औरंगाबाद, लुधियाना, कानपुर, रायपुर, विजयवाड़ा, मैसूर, सलेम, पौंडीचेरी। ये टियर 3 में। अब इंडिया क्या कर रही है, अभी इंडियन के गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, आईटी के इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। वहां पर आईटी सिटी का प्लान बन रहा है, इनफैक्ट बन चुका है। नागपुर में बन चुका है ऑलरेडी, औरंगाबाद में, सूरत में बन चुका है, बाकी जगह पे काम चालू है। आईटी कंपनी धीरे धीरे आ रही है, वहां पर भी भरपूर प्लेसमेंट आपको देखने मिलेगा, जिसके वजह से समझ रहे हो कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा। एक लिटरेट इंजीनियर को, एक अच्छे से स्किल सेट इंजीनियर को भरपूर एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। कानपुर, रायपुर, ये सब प्लान में है, ठीक है। तो ये पूरा है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ओके। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये मैंने गवर्नमेंट डेटा ली गई है, मैं कोई भी डेटा नहीं ले रहा हूं, गवर्नमेंट डेटा लेके बता रहा हूं, ठीक है। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग, ओके। उसके बाद अब जो मैं बता रहा था थियरी में बता रहा था, आपको चाहिए भाई हमको प्रूफ बताओ हमको, मैं प्रूफ दे रहा हूं। ये देखो इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले इंडिया ग्रो कर रही थी बट उतना ग्रो नहीं कर रही थी, ओके। दैट इज द थिंग। ये एकदम जो है जीडीपी का है,
आईटी इंडस्ट्री शेयर इन जीडीपी। और यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा सोर्स आईबीईएफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें आईटी का पूरा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका डेटा है। ओके 1992-93 में हम लोग का 0.4 बिलियन डॉलर का ये 0.4 जीडीपी जो होता है पूरे इंडिया का जो इकोनॉमी सिस्टम है, जीडीपी में कंपेयर करते हैं, उसमें 0.4 कंट्रीब्यूशन था किसका, आईटी का 1992-1993 में। फिर ये बढ़ता गया 97-98 में 1.2% का हो गया। ओके फिर 5.9% हुआ 2007-8 में, जब सबसे ज्यादा आईटी बूम पे आया था। अब जो है ये देखिए यहाँ पर 2020 में 7.7, अब यहाँ पर 1992 7.7 है। और मैं अभी बताना चाहूंगा अभी 10% का है, अभी 10% का है। ओके ये भी अगेन आप देख सकते हो, दैट इज द अगेन, ओके ये भी अगेन जो है गवर्नमेंट का डेटा है 10%। 2025 में 10% जीडीपी डायरेक्टली, देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 10% का टोटल जीडीपी डायरेक्टली फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट से आ रहा है। और इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर पैसा दे रहा है, एग्रीकल्चर से जीडीपी है, मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी है, माइनिंग से जीडीपी है। ओके और भी है, पर हर जगह पे आईटी के जो कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हो, या तो उसके इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, या उसका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, या उसका टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली भी पैसे अलग से आ रहे हैं जो काउंटिंग में नहीं है। बट डायरेक्टली काउंटिंग में 10% का जीडीपी है, मतलब 100 रुपए में से 10 रुपया पूरा जो जीडीपी का आ रहा है वो आईटी से आ रहा है पूरे इंडिया में। समझ में आ रहा है आपको? ओके ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं बता रहा था कि भाई 2008-9 में 66 बिलियन डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट थी, बिलियन डॉलर का जो है इनकम है सॉरी। ओके फिर ये इस तरह से बढ़ता गया, 100 बिलियन डॉलर हम लोगों ने 11-12 में टच किया। ओके 1920 में हम लोग ने 190 अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन डॉलर का हम लोग ने टच किया। ओके और 100 बिलियन डॉलर 1 बिलियन डॉलर सॉरी 100 बिलियन डॉलर। अब इसको जब आप कन्वर्ट करते हो तो 8,500 करोड़ होते हैं बेसिकली। ओके 100 बिलियन डॉलर का, फिर 1 बिलियन डॉलर का। ओके 1 बिलियन डॉलर का क्या होता है, 8,500 करोड़ रुपीस होते हैं। ओके जब आप उसको 100 बिलियन करोगे तो कितना हो जाएगा, 85,000 जो है करोड़ रुपीस हो जाएंगे। अभी ये बहुत बड़े डेटा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ भाई, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और फिर अब वो लाख ऑफ करोड़ रुपीस में पहुंच चुका है। अभी ये देख लो, आप नॉर्मल फिगर देख लो। अब ये ब्लू क्या है, ऑरेंज क्या है, मैं बता देता हूँ। ऑरेंज वाला पार्ट है एक्सपोर्ट्स, मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए जा रहा है प्रोजेक्ट्स। ओके और जो ब्लू वाला है वो इंडिया में यूज हो रहा है, बिकॉज इंडिया में भी तो हर जगह आईटी यूज होता है ना भाई। आप ऐप यूज करते हो, सर्विसेज यूज करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट का आईआरसीटीसी और बहुत ज्यादा चीज है, तो इंडिया में भी यूज हो रहा है। तो ये 2018 की बात है, 126 + 41 160 बिलियन डॉलर हो गया। ओके और अभी 2023 में ये 250 बिलियन डॉलर हो गया। और अभी 2025 में 300 बिलियन डॉलर प्लस जो है वो इनकम बोले तो डायरेक्ट सोर्स आईटी इंडस्ट्री दे रही है इंडिया को। ठीक है, दैट इज अ डेटा। अब यहां पर इंडिया आईटी कंट्रीब्यूशन में बोल रहा हूं कि भाई अभी हम लोग ने टच किया 10% जीडीपी, और हर साल हम लोग जीडीपी में कितना ग्रोथ कर रहे हैं आप ये देखो। ये वाला चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग के लिए जो बोलते हैं भाई आईटी में ग्रोथ नहीं है, आईटी में कम प्लेसमेंट नहीं है, आईटी में फ्यूचर नहीं है, फलाना ढिगाना टिमकाना। हम लोग ने किस तरह से ग्रोथ किया है। ओके ये 7.7 तक है। अभी इसके आगे का जो है जब हम लोग फॉलो करेंगे तो ये यहां पर जाएगा 10%। तो हर साल हम जीडीपी में ग्रोथ बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 1990s। 1990 मतलब भाई 1990 से 2010 साल हो गए, 2000 से 2020 20 साल हो गए, 30 साल और 35 साल। तो ये आईटी इंडस्ट्री पिछले 35 साल से हर साल बढ़ा रही है, ना कि कम कर रही है, हर साल बढ़ा रही है। वी आर हियर टुडे एट 10%। और जैसे ने बोला कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन की आईटी कंपनी सबका प्लान है भाई टियर 1 टियर 2 तक हम पहुंच गए, अब हम टियर 3 तक जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि भाई टियर 1 टियर 2 में क्या हमें कमी पड़ रही है इंजीनियर्स की, क्यों टियर 3 में क्यों जा रहे हैं? पब्लिक तो बोल रही है प्लेसमेंट नहीं है, पब्लिक तो बोल रही है भाई जॉब नहीं है, तो टियर 3 की तरफ वो लोग क्यों जा रहे हैं, इतना इनको रिक्वायरमेंट क्यों है? तो देयर आर द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, उन्हें डिमांड है, उनके पास जॉब्स है, उनके पास प्रोजेक्ट्स है, उनके पास प्लेसमेंट है ग्लोबल लेवल पे, तभी वो आगे एक्सपांड कर रहे हैं। सेकंड, वो टियर 3 तक इसलिए जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि भाई टियर 3 के लेवल के जो इंजीनियर्स है, जो स्टेम के जो टैलेंटेड स्किल्स है वो उनको मिले। समझ में आ रहा है गाइस? तो टियर 1 टियर 2 टियर 3 तीनों में मजबूत प्लेसमेंट है। ओके किसी के बातों में मत आना। देखो 10% का जीडीपी वी आर गिविंग नाउ, 10%। फ्यूचर में आपको बता दूं गाइस, ये जो डेवलपमेंट हर साल हो रहा है, हर साल हम लोग कहीं ना कहीं 0.5 से डेवलपमेंट कर रहे हैं।
अगले साल 10.5, उसके अगले साल 11%, अगले साल 11.5। पिछले 5 साल में हम लोग कहीं ना कहीं 2% बढ़ाएंगे इसको, हर 5 साल में 2% हम इसको बढ़ाएंगे। उतना आईटी के द्वारा जो है फंडिंग आएगी, उतना बिजनेस आएगा। ओके, तो दैट इज द थिंग। अब हम लोग बिग शॉट्स की बात करते हैं। बिग शॉट्स मींस व्हाट, कि भाई इंडिया ने क्या डेवलप किया, तो इंडिया ने ये डेवलप किया टीसीएस। टीसीएस देयर आर 13.93, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है, 14 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ओके, जबकि टीसीएस स्टार्ट हुआ था 1967 के टाइम पे 0 रुपीज से, फाउंडेशन कर रहे हैं मतलब 0 रुपीज प्रॉफिट, बराबर 0 रुपीज से आज 14 लाख करोड़। इन्फोसिस 6.24 लाख करोड़ कंपनी, एचसीएल टेक 3.85 लाख करोड़ कंपनी, ओके, विप्रो 2.48, एलटीआई 1.45, टेक महिंद्रा ओके 1.5 लाख करोड़। सब करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर, लाख करोड़ की बात हो रही है। तो इतना इतना जो है ग्रोथ है। अब अगर आईटी में फ्यूचर नहीं है भाई, टियर 3 क्यों जा रहे हो आप? ओके, और अगर आईटी में यही है तो इनको पैसा कहीं और डाले, ये पैसा जो है इनको जो प्रॉफिट मिला है वो उठा के कहीं और डालना चाहिए। ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, अपने ब्रांचेस क्यों बढ़ा रहे? समझ आ रहा है आपको? अब यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल एसोसिएशन, ये नेस्कॉम जो है गवर्नमेंट की एनालिसिस कंपनी है जिससे मैंने पूरा डेटा लिया था, उनका ये देखो $227 बिलियन हम लोग ने 2022 में टच किया, 2023 में 245 जो हम लोग ने टच कर रहे थे, और हम लोग तो अभी $300 बिलियन टच कर चुके। इंडिया आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू रॉज 9% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। एक्सपोर्ट रेवेन्यू रोज, बोले तो एक्सपोर्ट में पर ईयर 9% का इंक्रीमेंट हम लोग दे रहे हैं। हर इस साल 10% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो हम लोग अभी $300 बिलियन पे है, तो उसका 10% हर साल बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ग्रोथ समझ में आ रहा है? 2026 द इंक्रीज यूज ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग ने क्लाउड में काफी ज्यादा फैला हुआ है, और क्लाउड से हमें 33,000 लाख करोड़ का जो है $380 बिलियन अभी टच हुआ है। $380 बिलियन 2026 में हम लोग टच करने वाले हैं। अभी हम लोग ने 300 टच किया है, अभी हम लोग ने $300 बिलियन टच किया हुआ है। ओके, और 2026 से 27 तक जो है ये एस्टिमेशन है, ओके, गवर्नमेंट का, ये नेस्कॉम कंपनी का जो एनालिसिस का काम करती है। ओके, ये देखिए अब इसमें भी क्या होता है, ये जो है देखो इंडिया इंडस्ट्री वाइज शेयर ऑफ टोटल सर्विस सेक्टर, इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है उसमें ये टोटल परसेंटेज है। अब इसमें 49% सॉफ्टवेयर सर्विस है। देख रहे हो आप, देख रहे हो, मतलब सर्विस से जो भी आ रहा है 49% सॉफ्टवेयर सर्विस है। समझ में आ रहा है आपको? फिर यहां पर देखो ये दूसरा कंट्री वाइज ब्रेकडाउन ऑफ इंडिया आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट्स। जैसे अगर मतलब आईटी के हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो अभी यहां पर देखो ये यूएसए जो है, ओके, यूएसए आप देख सकते हो, ओके, फिर एशिया 7% है, ओके ओके, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट जो जा रहा है, कहां जा रहा है? इंडिया आईटी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, कहां से हमें इनकम ज्यादा आ रहा है? तो 55% हमें यूएसए से पैसे आ रहे हैं, 55% हमारे प्रोजेक्ट्स यूएसए के लिए बन रहे हैं, ओके, यूके के लिए 14% बन रहे, 17% यूरोप के लिए बन रहे, ओके, 7% एशिया के लिए बन रहे, ओके, 3% ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और 5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं एज अ आईटी डेवलपर, एज द आईटी एक्सपोर्टर कंट्री। ओके, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये है, अभी हम देखो सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, इसे क्या कहा जाता है? इसे बैकबोन कहा जाता है, द बैकबोन ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी। अभी इससे इंडिया का बैकबोन इकोनॉमी कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा कॉन्स्टेंट, हमेशा ग्रोथ देता है, ये कभी लॉस नहीं देता, ये कभी प्रॉफिट में डिक्रीमेंट नहीं करता है, हर साल प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा के देता है, हर साल इकोनॉमी उसकी बढ़ रही है। दैट इज व्हाई जो सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज को बोला गया है बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। समझ में आ रहा है आपको? ये इंडिया के, ये बिजनेस की बात हो गई, इकोनॉमी की बात हो गई। दूसरी हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स की। समझ में आ रहा है? जो लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट होता है, बोले तो कोई ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट पैकेज वाइज में बात कर रहा हूं, इनकम आईटी का है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होता है पर ईयर जो है, बाकी सेक्टर में होता है 1%, 2%, 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, बराबर। आईटी वो है जो 10%, 20%, 30%, 50% पर ईयर इंक्रीमेंट देता है इंजीनियर्स को, प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा देता है, और पैकेजेस भी सबसे ज्यादा देता है एज कंपेयर टू ऑल अदर सेक्टर्स। ओके, ठीक है। तो यहां पर देखो ये अलग अलग स्टैट्स है, डेटा है, इसके ऊपर मैं और अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने काफी कुछ बोल दिया है।
ओके देखो देयर आर द टू टाइप्स, ओके देयर आर टू टाइप्स इन सॉफ्टवेयर सेक्टर और वी कैन से आईटी सेक्टर। एक होता है सर्विस बेस्ड होता है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड। तो ये सर्विस बेस्ड प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर डेप्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब वही प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट बना के आपको हैंडओवर करना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज फोकस ऑन डेवलपिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड द क्लाउड सॉल्यूशंस। क्लाउड सॉल्यूशन में तीन टाइप के होते हैं, सास पास एंड आईएएस। ओके ये अलग से आप पढ़ लेना किसको इंटरेस्ट रहेगा तो। ओके उसमें जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ। एग्जाम्पल में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। ओके ये लाख करोड़ों वाली कंपनी है बराबर। इंडिया के वर्ल्ड की बात करें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वहां पर भी कोई अलग से नहीं आ रहा है, इंडियन के आईटी इंजीनियर्स ही सब डेवलपमेंट कर रहे। ओके ये देखो ये सर्विस बेस्ड कम ये में ये सारी चीजें होती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट सर्विस में ये सब होती है। ओके थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। आईटी कंसल्टिंग में सर्विस में आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल है टीसीएस। अभी पासपोर्ट का जो पूरा काम हो रहा है वो लीगल टर्म से कौन काम कर रहा है, मतलब जो आईटी का पूरा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, पासपोर्ट का टीसीएस कर रहा है, समझ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में फिनटेक बोलते हैं हम लोग, फिनटेक। फिनटेक का बोले तो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ये होता है वो होता है, बैंक वाले का खुद कर लेते हैं, मैनुअली करते नहीं, उन्होंने किसी आईटी कंपनी को हायर किया हुआ है जो ये पूरा मैनेज करता है लाइव टाइम पे। ओके लैक ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो रहे, ओके एक एक बैंक के, तो वो कौन कर रहा है, पूरा आईटी के प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड, सॉरी प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड दो होता है, तो दोनों का मिक्स होकर वो पूरा काम करता है। तो इस तरह से क्लाउड सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सास पास आईएएस मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ओके ये सारे इनडायरेक्टली आपको फील्ड मालूम पड़ रहा है, इनडायरेक्टली आपको फील्ड मालूम पड़ रहा है कि भाई आईटी में मैं कहां कहां पर जा सकता हूं इनडायरेक्टली। ओके तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, ओके इंटरनेट रिलेटेड जो भी होंगे, और डेटाबेस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा। ओके ओरेकल इसके लिए बेस्ट है, और ओरेकल में मैक्सिमम इंजीनियर्स इंडिया के हैं, और ओरेकल का मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो इंडिया में, इंडिया से है, मुंबई में उनका ऑफिस है। ओके ईआरपी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, सैप सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या हम प्रोवाइड नहीं करते आईटी में, ए टू जेड प्रोवाइड करते हैं। अब मैं फाइनेंस की बात करूं तो ये सारे वो कंपनीज है, सॉफ्टवेयर है, एप्स है जो हर जगह पे यूज होता है, आपको नहीं मालूम है बट ये यूज होता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड के लिए ये सारी चीजें यूज होती है। ओके ये सारे का अमेरिकन एक्सप्रेस का सॉफ्टवेयर यूज होता है क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के लिए। ओके पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए स्ट्राइप यूज होता है। आपने क्या देखा रहेगा मैं बताता हूँ इसमें से, आपको जो पता होगा, आपको नहीं ये सारी सब आईटी कंपनीज का नाम है ना, तो आपको पता नहीं होगा, आपको सिर्फ फोन पे और रेजर पे, गूगल पे ये सब पता होगा। ये आगे का फ्रंट एंड है, बट बैक एंड में उसका डेटा प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, ओके उसका स्पेंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, पेरोल कौन देख रहा है, वो सारी चीजें होती है। ओके ये अगेन फाइनेंस में ये सारी कंपनी है, ये आप जानते रहोगे। ओके और बैकग्राउंड में बहुत सारी कंपनी काम करती है, कॉइन डीसीएक्स हो गया जो अभी काम कर रही है, अभी बहुत चल रही है। ओके बिटकॉइन वगैरह को लेके, और ये सारी कंपनीज है फाइनेंस में। तो फाइनेंस में पेमेंट हो गया, लैंडिंग हो गई, ओके इंश्योर टेक हो गया, ओके इन्वेस्टमेंट टेक हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, और ये अदर। इस तरह से एग्जांपल पूरा लिया हुआ है कि भाई आईटी कंपनी कहां काम कर रही है, कहां उसका प्रेजेंस है। हेल्थ केयर में भाई अर्जेंट केयर हो गया तुम्हारा, आजकल सब जो लगाते, अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, अपोलो हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर उसमें यूज होता है। टेलीमेडिसिन आ गए हैं आजकल, ऑनलाइन मेडिसिन भी आप ऑर्डर करते हो वो अलग है, जो ऑनलाइन चेकअप हो रहा है, जो अपने हार्ट बीट्स काउंट्स होते हैं, या डिजिटल आप वेयर करते हो, डिजिटल वेयर, उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ओके हार्ट बीट काउंट करना और बाकी सब जो चीजें करती है। ओके शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रिटेल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो गई, शॉपिंग मतलब पूरा हो जाएगा, रिटेल सेक्टर में पूरा आ जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, जादू हो रहा है, नहीं भाई इसके पीछे कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कोई नहीं, बहुत सारे इंजीनियर काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, जैसे मैंने बता रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी अच्छा खासा इनकम इंडिया को आता है, बराबर जीडीपी आता है। तो उसमें भी जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि मोबाइल वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जो जितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कितना काम कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कितना दे रहा है, वो सारे इससे मैनेज होती है। इक्विपमेंट ऑडिट ऐप, सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑडिट करना पड़ता है, उनमें फ्लॉ तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, उनके लिए अलग ऐप। फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बराबर आप मेडिकल में जाओगे, वो बंदा मेडिसिन देता है, उसके पहले वो स्कैन करता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो डेटाबेस है, डेटाबेस बोले तो उसके पास कौन से मेडिसिन का कितना प्रोडक्ट बचा है, कि कब ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका एक पूरा सॉफ्टवेयर है, तो वो स्कैन जो करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लेबोरेटरी ऑडिट चेकलिस्ट ऐप, अगेन लैब्स में भी वो अलग अलग ये एप्स यूज होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट ऐप। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ऐप, ऑनलाइन इक्विपमेंट्स, सारी चीजें यूज हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में भाई आप देख सकते हो, पासपोर्ट सेवा हो गया, आरोग्य सेतु, भीम ऐप हो गया, डिजी लॉकर, ई पाठशाला, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी आईटी के अच्छा खासा योगदान है। ओके
फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, ये सारे आजकल सॉफ्टवेयर आ गए जिसके द्वारा फार्मर्स चीजें चेक कर सकते हैं, या उन चेक कर सकते हैं कौन सी सीजन में कौन सा क्रॉप अच्छा है, बराबर, किस चीज का भी डिमांड है, ये सॉइल में कौन सा उगेगा, या कोई भी उगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये सारे नए नए एप्स आए हुए हैं जो यूज हो रहे हैं, ओके, अभी एज IT सॉल्यूशन पॉपुलर एप्स में। अभी ये सारे एप्स है, ये एप्स काम कर रही है हर जगह पे, आप यूज करते हो इसको, करेक्ट। तो इसके पीछे एक अच्छा खासा टेक सपोर्ट है, IT इंजीनियर से सब काम कर रहे हैं, करेक्ट। अनलेस एग्जांपल है सोशल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, गेम्स, मनी ट्रांसफर, क्रिप्टो, फूड, ट्रेवल, डेटिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर्स में IT इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, IT के पूरे वर्कफोर्स काम कर रहा है। ये सारे अलग अलग एप्स है, गेम्स में हो गया, ट्रैवलिंग में हो गया। ट्रैवलिंग आप अभी आजकल किसमें बुकिंग करते हो? उबर, ओला, रैपिडो, ये सब आप यूज कर रहे हो। आप ऑनलाइन का ऑर्डर लेते हो, स्विगी, जोमेटो वगैरह वगैरह वगैरह, IRCTC, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, मूवीज की टिकटिंग वगैरह के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो क्या करूंगा 10 साल के बाद, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो टिकट के काउंटर पे जाकर टिकट कटवाऊंगा? आप ऐसा करने वाले हो? या आपके फ्यूचर में आने वाले बच्चे क्या करेंगे? उनको कौन सी आदत लगने वाली है? वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं भाई हम तो जाएंगे चल के और बाजार से सामान लेके आएंगे। हमारे पापा करते थे तो क्या हुआ? उनको नहीं, अक्कल नहीं था, वो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे, अक्कल नहीं उनके पास पैदल जाने का टिकट काउंटर पे और टिकट में लाइन लगाने का और टिकट लेने का। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जो अभी आप यूज कर रहे हो, फ्यूचर में 10 इयर्स के बाद या 20 इयर्स के बाद इसका यूज नहीं होगा, या इससे ज्यादा यूज होगा, या इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी? कैसे डेवलप करेगी? जब IT इंजीनियर्स का वर्कफोर्स बढ़ेगा, ओके, फंडिंग बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो सब ग्रो होगा ना। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रिटर्न नहीं आने वाला है, कम नहीं होने वाला है, हमेशा बढ़ने वाला है। IT का यूसेज हमेशा बढ़ेगा, ना कि कम होगा। आजकल नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, AI कितना ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये क्या कम होगा? नहीं, बढ़ेगा। स्टूडेंट को जरूरत है भाई, तुम AI फील्ड में कुछ करने का सोचो ताकि फ्यूचर में बढ़े। क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी आपको नई टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। बिग डेटा आया हुआ है, बिग डेटा में आपको करियर बनाना चाहिए। हडूप एक बहुत अच्छा ये है, फील्ड है, ओके। AI, बराबर, साइबर सिक्योरिटी, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ग्रो हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल, आजकल सारे डेटा सर्वर पे हो रहे हैं, कोई USB पेन ड्राइव वगैरह यूज नहीं कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। क्लाउड कंप्यूटर में जो मैंने 3 सेक्टर बोला, IAS, PAS, SAS, इस चीज के ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, फ्यूचर है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको करियर बनाना है, ओके। एंड दैट कम अंडर IT, दैट कम अंडर CS। समझ में आ रहा है आपको? ट्रैवल, शॉपिंग, म्यूजिक, ऑडियो, हेल्थ, फिटनेस, फिनेंस, डेटिंग ऐप, वो चलो, फूड एंड ड्रिंक, एंटरटेनमेंट, तो अभी सोशल मैसेज, अभी तो ये भी आ गया है। देखो अभी अभी क्या बोलूं मैं, ओके। तो फाइनली जब मैंने इतना बता, देखो एटलीस्ट आपको करना है नहीं करना है वो तो साइड में, एटलीस्ट आपको ज्ञान तो मिला, कुछ नॉलेज तो मिला। भाई इंडिया की एक ऐसी भी हिस्ट्री है जो अमित सर ने बताई, ओके। ऐसी तो आपको एटलीस्ट मालूम पड़ा कि भाई IT का इंडिया इंडस्ट्री जो है डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, क्या था, कैसे था, ये तो एटलीस्ट आपको मालूम पड़ा। फ्यूचर में आपको किसको पूछा तो आपको एटलीस्ट नॉलेज तो रहेगा, भले आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, मेरे लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है। मुझे लगा रहेगा कि मैंने जो समझाया, देखो थोड़ा समझाने में मेरे 19-20 हो सकती है, बट मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आंसर मिल गया आपको कि भाई व्हाई टू मेक करियर इन IT इंडस्ट्री, व्हाई। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर मैकेनिकल, सिविल, इधर उधर क्यों नहीं जाने का? बिकॉज मैकेनिकल के सारे प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते, जैसे इंडिया IT में आ गया वैसे यूरोपियन कंट्रीज मैकेनिकल में आ गए, वो लोग कम से कम रेट में, या चाइना आ गए वो कम से कम रेट में वो प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे 10 रुपए में डेवलप करेंगे, वो 1 रुपए में डेवलप करेंगे। हमने वहां से इंपोर्ट किया, 1 रुपए और लगा, 2 रुपए में वो चीज मिल रहा है, तो कोई भी कंपनी 10 रुपया क्यों देगी? समझ में आ रहा है? इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि मैकेनिकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में जो भी रहता है हम इंपोर्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर असेंबलिंग का खाली काम होता है, उसके लिए ITI वाले, डिप्लोमा वाले काफी है और बहुत है। तो और वो आजकल भी वो सब के लिए ऑटोमेशन लग गया, अगेन IT इंजीनियर ऑटोमेशन लगा दिया भाई, समझ में आ रहा है? इसीलिए उसमें स्कोप वगैरह नहीं है। सिविल में भी आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा तो ही स्कोप है, अदरवाइज नहीं है। बिकॉज क्या होता है, सिविल इंजीनियर एक इंजीनियर बन गया, उसको एक्सपीरियंस मिल गया, वहां पर नए लोगों को चांसेस कम मिलता है। IT कैसा है कि भाई ट्रायल मेथड में यहाँ IT इंडस्ट्री में काम होता है, तो जितने भी यूथ होते हैं, नए लोग होते हैं, उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर मैक्सिमम मिलता है। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई टू मेक करियर इन IT एंड इंडस्ट्री। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, डेफिनेटली बनाना चाहिए, डेफिनेटली आपको IT में करियर मिलेगा, बिकॉज इसमें है करियर। सो हाउ टू मेक करियर इन IT इंडस्ट्री,
तो आप हो सकता है अलग अलग लेवल पे हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर एक डिग्री होना चाहिए आपके पास, चाहे वो सीएस में हो चाहे वो आईटी में हो। और जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग ही हो, इंजीनियरिंग तो उनको मोस्ट आईटी कंपनीज प्रीफर करती है, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है, फुल टाइम होता है, 8-8 घंटे आप वहां पर कॉलेजेस में स्पेंड करते हो, तो आपको 8-8 घंटे की आदत लग जाती है, तो आप ऑलरेडी उतने ट्रेंड हो जाते हो। तो आईटी कंपनी को इसलिए वो इंजीनियर्स को जो है ये करते हो, उनको आपको पता है कि इंजीनियरिंग आप जब करोगे तो आप बहुत सारी चीजें आप सीखोगे बिना बताए, जैसे कि टाइम लिमिट क्या होता है, डेडलाइन पे काम कैसे करते हैं, एंड मूवमेंट पे सब काम कैसे होगा, डिसिप्लिन क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे काम करना चाहिए एक साथ, ओके, मैच्योरिटी क्या होती है, बराबर, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, करेक्ट, और जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो है ही। तो ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में आपको मिलती है, फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स है इंजीनियरिंग, दैट्स व्हाई इंजीनियर्स को मैक्सिमम जो है हायर किया जाता है। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए, एलिजिबिलिटी नहीं क्लियर हुआ, या अभी आपको ये सब मालूम पड़ रहा है, आप डिग्री कर चुके हो, तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने डिग्री कर लिया है और अभी आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे आईटी में करियर बनाना है, बिल्कुल बना सकते हो। आप एमसीए करो, कोई भी डिग्री करने के बाद, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी करने के बाद आप एमसीए करके आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, बराबर। आपने 10-12 किया है, बराबर, साइंस से किया तो आपको इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। इंजीनियरिंग में एलिजिबिलिटी नहीं है, बीएससी आईटी करो, बीसीए करो, बीएससी सीएस करो, ये सब आईटी फील्ड ही तो है, और क्या है। उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, डिग्री के अलावा थोड़ा सा आपको बाहर से भी कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे, बराबर, तभी जाके आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होगा, तब आप किसी इंटरव्यू में जाकर बोल पाओगे भाई अगर मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया तो मेरे पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स है, मैं आपकी कंपनी के लिए काम का हूं, तो आप जा पाओगे, प्लेसमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उसके अलावा कोई ऐसा कि नहीं सर मैंने तो कॉमर्स में बना लिया 10th 11th 12th, अब मैं क्या करूं वो बताओ। तो 12th कॉमर्स से क्या, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, ओके, जहां पर बीएससी आईटी कॉमर्स वाला कर सकता है, खाली उसका मैथ्स होना चाहिए 10th 12th में, ये एक कंडीशन हो गया। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, बीसीए, बीसीए एक ऐसा डिग्री है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कोई भी कॉमर्स आर्ट्स साइंस, अपने 10th 12th किससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बीसीए कर सकते हो, जो कि टोटली आईटी का ये बेसिकली डिग्री है, और फिर आप आईटी इंडस्ट्री में अगेन आ सकते हो, थोड़ा सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कर लो, हो गया बस। तो दैट्स द थिंग, वही चीजें यहां पर मैंने लिखी है कि भाई डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं है तो कोई भी टेक में, हाँ, और कौन सा ब्रांच में जाना चाहिए, सीएस आईटी एआईडीएस एएमएल क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड डेटाबेस, ओके, ये सारे फील्ड में आपको जाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, ओके, ये सारे फील्ड हो गया, एआई से रिलेटेड फील्ड हो गए भाई, फट्टे फट्टे प्लेसमेंट है, बस स्किल सेट होना चाहिए। आप केटी लोगे तो प्लेसमेंट कैसा मिलेगा, आप खाली इंजीनियरिंग डिग्री कर लिए, भाई मेरे पास डिग्री है भाई जॉब दे दो, कैसे कोई देगा यार। कंपनी में उन्होंने पैसे लगा के बैठे, वो अगर आपको वो हायर कर रहे हैं तो आप उनके काम के होने चाहिए ना। तो आप डिग्री के अलावा आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए जो पता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास डेडिकेशन है, समझ में आ रहा है आपको, आपके प्रोजेक्ट्स आपने इंजीनियरिंग में क्या किए, आपने कितना इंजीनियरिंग में स्कोर किए, ये बताया कि वो डेडिकेशन क्या है आपका। आप केटी लेके बैठोगे तो क्या डेडिकेशन, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद स्किल्स जैसे मैंने आपको बताया, कोडिंग प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए भाई, कंपनी में आप काम करने जा रहे हो उनके लिए कुछ प्रॉफिट तो होए, ओके। लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस इंग्लिश हिंदी मराठी की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ओके, वो आपको आना चाहिए, आईटी स्किल्स होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। अब आप समझ रहे हो भाई, हाँ मेरे को सी प्रोग्रामिंग आता है, अब उनका प्रोजेक्ट चल रहा है पाइथन के ऊपर, रिएक्ट के ऊपर, जीएस के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और आपको वो आता नहीं तो कैसे चलेगा। एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर वो कंपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग देगी आपको। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हंगर टू लर्न एंड एजुकेशन, आईटी में एक ही चीज चाहिए, आप किसी भी फील्ड से हो आईटी आपको अपनाएगा। आप आईटी का डिग्री लो, लर्निंग का अंदर जो है, जो बोलते हैं ना अपन हंगर, ओके, प्यास भूख जो हम लोग बोलते हैं, सीखने की एबिलिटी वो होनी चाहिए। तो आप कुछ भी सीख के आईटी में अपना करियर बना सकते हो, आईटी से रिलेटेड कुछ भी सीख के आप उसमें करियर बना सकते हो। हंगर होना चाहिए लर्न का और डेडिकेशन। प्लेसमेंट जॉब इन आईटी कंपनी, ये आपको चाहिए लास्ट। तो ये कैसे मिलेगा, डिग्री लो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आइडिया रखो, एबिलिटी, अपने अंदर एक हंगर रखो, ओके, सीखने की हंगर, ओके। हाँ, तो स्टेप्स जो है वही है, सिंपल है भाई, 10th 11th 12th करना। जो भी 10th वाले स्टूडेंट है, आपको साइंस लेना है, पीसीएम लेना ही लेना है 11th 12th में। आप बायोफिजिकल सब्जेक्ट लो, कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो आपके लिए और अच्छा होगा कि आप पहले से उसके बेसिक के बारे में पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जाने के पहले भी, ओके। तो दैट इज द थिंग। एमएसटी सीटी दो इंजीनियरिंग का, मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र के जो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आईआईटीज एनआईटीज में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपका 10th में 90 के ऊपर आ रहा है, ओके, 12th में 80-90 के ऊपर आ रहा है, आपके पास एबिलिटी है कि भाई जो इंजीनियरिंग में आईआईटी एनआईटी में जाने में क्या होता है, 75% 12th प्लस होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बट अगर वो नहीं आ रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हो। अगर आपका 10th में 60-65 आ रहा है तो 75 12th में कैसे आएगा, नॉर्मल सा लॉजिक है, क्योंकि सिलेबस बढ़ रहा है।
तो आपको ऐसा बंद नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए अल्टरनेट ऑप्शन इज व्हाट, एमएसटी इज द बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन, बिकॉज एमएसटी सिटी की वजह से में इंडिया के टॉप कॉलेज आपको मिल रहे हैं, सीओपी, वीजीटी, एसपीआईटी, ये सब हलवा समझ रहे हो आप इसको, ये सब इंडिया के टॉप कॉलेज है भाई, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, और महाराष्ट्र में भी टॉप टॉप कॉलेजेस है। इसके अलावा टॉप 10 कॉलेज मैंने नागपुर बताया, मैंने मुंबई बताया, पुणे बताया, क्यों बताया, क्योंकि ये सब कॉलेज में भर भर के प्लेसमेंट है, इसीलिए मैंने को वीडियो बनाए थे। समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं, आपको पता होना चाहिए प्लेसमेंट कहां पर है। आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए, बी करना चाहिए, इंजीनियरिंग, या तो बीटेक करो, दोनों इंजीनियरिंग होता है, फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नाम का फर्क है। बीएससी आईटी कर सकते हो, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुआ, आप कॉमर्स वगैरह से नहीं हो, ये समझ लो बीएससी आईटी में एडमिशन नहीं मिला, बीसीए करो यार, अपने पास बहुत ऑप्शन है। ओके, और समझ लो आपने कोई और डिग्री किया, आप भी समझ में आ रहा है कि मुझे आईटी में करियर बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप एमसीए कर सकते हो, बीए, बीकॉम, बी कुछ भी हो, बीएससी कुछ भी हो, आप एमसीए करके आप आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो। एमसीए ये सारी डिग्री जो है ये आईटी ओरिएंटेड डिग्री है। अब ये कुछ है, अब मैं फटाफट लूंगा कि जो मुझे बताना तो बता दिया मैंने। ओके, अब ये देखो एवरेज पैकेजेस इन इंडिया आईटी प्रोफेशन इन बिगिनिंग। ओके, जब आप एक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कहां तक आप जा सकते हो, ये उसका ग्रोथ है और इसका फ्यूचर प्लान है कि भाई 4-5 साल में आप ये मुकाम तक पहुंच सकते हो अगर आपने एवरेज से स्टार्ट किया तो भी। ये उसके चार्ज, ये उसके पैकेजेस है कि भाई ये होता है वेब डिजाइनर, टेस्टिंग इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, क्या एवरेज पैकेज मिल रहा है स्टार्टिंग लेवल पे, बिगिनिंग लेवल पे, ईआरपी कंसल्टेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम सिक्योरिटी। आप बोलोगे सर ये सब कौन सी डिग्री से मिलता है, ये आईटी डिग्री से ही मिलता है। आईटी डिग्री में जाने के बाद ये चीज पे जो कंपनीज काम कर रही है उस कंपनी में प्लेसमेंट में आपको ये डेजिग्नेशन मिलेगा। जैसे स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी पहले कभी ना कभी टीचर था, बट वो प्रिंसिपल कब बना, एक्सपीरियंस गेन करके या ज्यादा मेहनत करके। वैसे ये सारे मुकाम पे आपको पहुंचना है, टीम लीड करना है, प्रोजेक्ट लीडर बनना है, टेक आर्किटेक्ट बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, प्रोग्राम मैनेजर। बोलोगे टेक आर्किटेक्चर, मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं की, नहीं, जो पूरे प्रोजेक्ट का बैकबोन बनाता है और फिर प्रोजेक्ट बांटता है कि भाई डेटाबेस तू हैंडल करेगा, तो ये तू हैंडल करेगा, ये तू हैंडल करेगा, और बैकबोन में बना रहा हूं, उसको टेक आर्किटेक्ट बोला जाता है। प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का एक बैकबोन बनाने वाला। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट, और ये सारे पैकेजेस है, ये पर एनम है 24 लाख, 16 लाख, 16 लाख भर भर के भाई प्लेसमेंट है। क्या समझ रहे हो तुम? अब ये कैसे पहुंच सकते हो वो भी मैंने बनाने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में आप टेस्टिंग जो है कम जाओ, कहीं अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो टेस्टिंग में जाओ, अदरवाइज डेवलपर साइड में जाने की कोशिश करो। ओके, वेब डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम सिक्योरिटी, इससे आगे आप बढ़ सकते हो। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जा सकते हो, आप टीम लीड कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट लीडर बन सकते हो, डायरेक्ट आर्किटेक्चर बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। इस तरह से आप ग्रोथ कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ। इतने इतने साल में इतना ग्रोथ आप कर सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और ये पैकेजेस भी है, उसके साथ में यहाँ पर पैकेजेस भी है। प्रोजेक्ट मैनेजर 25-30 लाख तक आप जा सकते हो। ओके, 5 से 8 साल में। देखो जितना ज्यादा से आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आप, देखो मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आईटी में पर ईयर 10% का इंक्रीमेंट है। अगर आपने 20 लाख से स्टार्ट किया तो अगले साल कितना हो जाएगा, 10% मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 22 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल 25 लाख हो जाएगा, 10% इंक्रीमेंट। अगर आपने समझ लिया 4 लाख से स्टार्ट किया तो 10% इंक्रीमेंट कितना होगा, 4,40,000। अगले साल कितना होगा फिर, 4,80,000, कुछ 5 लाख के आसपास। जितना ज्यादा स्टार्ट करोगे उतना ऊपर आपको जाने मिलेगा। अब ये कौन डिसाइड करता है, आप कौन से कॉलेजेस में जा रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो, डेडिकेशन क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये सारे वुमेन है, ऐसा है देखो अभी इसमें भी ना गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, बराबर समझ रहे हो। 42% टेस्टिंग इंजीनियर में गर्ल्स है, डेटा एनालिस्ट में 26%, ये सब है। ओके, ये सब आप देख लेना, उतना ये नहीं है। टेक आर्किटेक्ट में देखो ये सारे लोकेशन पे इतने इतने पैकेजेस है। ओके, समझ रहे, एवरेज पैकेजेस मतलब 2 से 4 साल या 5 साल तक ये एवरेज पैकेज पकड़ के लिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखते रहो, ठीक है, ठीक है। ये मेरा बोल बोल के थोड़ा सा गला भी सूख गया है, बट मैंने जो आपको मैसेज पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया है। ये मुझे कंफर्म मालूम पड़ चुका है। आफ्टर एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी, ओके, ये सब देख लो आप। एंट्री लेवल पे जो है ये सब, ओके, ये लैंग्वेजेस पे एवरेज इतना मिल जाता है। जावा आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट पे। ओके, सी शार्प है, ये सी शार्प, सी नहीं है, सी शार्प है। ओके, एसक्यूएल, एसक्यूएल पाइथन का भी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे डेटाबेस में ग्रोथ हुआ है, एसक्यूएल पाइथन बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एसेंशियल नीड हो चुका है इंडस्ट्री का। ये सब कंपनीज है जहां पर ये एवरेज पे आप स्टार्ट करते हो। ओके, ये लोकेशन है, पर मंथ ये एवरेज पे आप स्टार्ट करते हो। ये सब मैंने पूरा एनुअल डेटा शीट वगैरह लिया, पूरा एनालिसिस वगैरह करके इस पे मैंने 2 से 3 दिन पूरे काम किए थे इस चीज के ऊपर, ताकि मैं आपको डेटा के साथ सब कुछ बता सकूं। ओके, ये एवरेज बैच सैलरी, ओके, स्टार्ट लेवल है, ये स्टार्ट लेवल है, एकदम बेसिक स्टार्ट लेवल है।
ओके, किसी एवरेज कॉलेज में भी आप पहुंच गए और ये सब कंपनीज में डायरेक्ट चल रहे हो, तो ये एकदम एवरेज है, एकदम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, एवरेज में बोल रहा हूँ, मिनिमम इतने से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप वहां स्टार्ट करके सर मैं क्या पहुंच सकता हूँ, अभी नॉर्मल कॉलेजेस, नॉर्मल कंपनी में करोगे तो यही मिलेगा ना। अब आप कोई अच्छा कंपनी में करो, अमेजोन में करो, एवरेज पैकेज को 30 लाख का है, ओके। इन्फोसिस में करो 5.6 है, ओके। गूगल में करो 44 लाख है। तो आप गूगल अमेजोन आपको डायरेक्ट देगा एंट्री? नहीं देगा, आपको पहले छोटे मोटे कंपनीज में काम करना पड़ेगा, 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर आप गूगल अमेजोन पे अप्लाई करोगे तो फिर आपको मिलेगा, समझ रहे? तो आपको पहुंचना कहाँ है वो पता होना चाहिए, कैसे पहुंचना है ये पता होना चाहिए। सैलरी ट्रेंड फॉर इंजीनियर्स, ओके, ये एवरेज मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये जिसमें आप देख सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का ये। बाकी में मैं बता दूं, बाकी फील्ड में क्या होता है गाइस, आप ग्रो करते हो, डेवलपमेंट करते हो, बट 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, दैट इज द मैक्सिमम। आप कंपनी के टॉप पे बैठ जाओ उस फील्ड में, मैकेनिकल में, सिविल में, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला है। उसमें 1%, 2%, 3% का इंक्रीमेंट है। आईटी में मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट है और उसमें अपर लिमिट है ही नहीं। आप इंडिया में 30-40 लाख के पैकेज पे चले गए, ओके, फिर आप इंडिया छोड़ दो भाई, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करो इंडिया से बैठे बैठे, ऐसा नहीं कि इंडिया छोड़ दो, मतलब इंडिया के कंपनीज को छोड़ के फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, दैट इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट फॉर आईटी, ओके। और ऐसे इंजीनियर है, एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल है, हर एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, देख लो वो एक इंडियन निकलेगा, ओके। ये सारे फील्ड होता है, जॉब्स इन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, या साइबर सिक्योरिटी में आगे जाओगे तो हैकर भी निकलेंगे, ओके, टेक्निकल हैकर, ओके, एथिकल हैकर। बाद में आर्टिफिशियल एआई एमएल, इसमें बहुत ज्यादा अभी ग्रोथ होने वाला है। क्लाउड आर्किटेक्ट में इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और करने वाला है, ओके। डेवऑप्स, सबसे नई टेक्नोलॉजी अभी आई हुई है डेवऑप्स, मोबाइल ऐप डेवलपर तो हो ही रहा है, नेटवर्क, यूआई यूएक्स, टेक्निकल। अब इसमें एआई नहीं आया है, एआई भी इसमें एक पार्ट होना चाहिए था अलग से, एआईएमएल तो है ही, एआई में, एमएल में, क्लाउड डेटाबेस में, बिग डेटा में, हडूप में भर भर के अपॉर्चुनिटी है। तो ये वो टॉप 18 हाई पेइंग आईटी जॉब्स है। आपको कहां जाना है? आपको यहां जाना है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई, फुल स्टैक डेवलपर तो अभी है, मतलब फिर भी नए नए में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ गुड, वेरी गुड पोस्ट। एमएल में काफी अच्छा ये है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है कि, मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है कि वो सामने वाला का नीड समझ के प्रोजेक्ट का पूरा डिजाइनिंग करता है और फिर वो सबको काम बांटता है, दैट इज अ वेरी गुड पोस्ट। बिजनेस एनालिस्ट, आईओटी में काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अब सब वेयर्स आ गए, वेयर्स बोले तो डिजिटल वेयर्स, जो अपना होता है ना, ये घड़ी होती है डिजिटल वाली, या ईयरफोन, एयरपोर्ट्स हो गए, आजकल ऑटो सेंसिंग आ गया है, आप एंट्री करोगे तो लाइट जलेगी, आप जाओगे लाइट बंद हो जाएगी, ओके। तो ये सारी चीजें आईओटीज में आती है, आईटी सिस्टम मैनेजर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। तो ये जो है भाई, ये आपको देखना है, टॉप 18 हाई पेइंग आईटी जॉब्स। आप आईटी इंजीनियर शुरू कहीं से भी करो, बस इस टेक्नोलॉजी में आपको करियर बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। टॉप 10 आईटी कंपनीज, अब ये टॉप 10 कौन से बेसिस पे, मैं ये पैकेज के बेसिस पे नहीं है, ये पैकेज के बेसिस पे नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप हायर पोस्ट पे मिले तो अच्छे पैकेज मिलते हैं। ये है प्लेसमेंट के बेसिस पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स को ये हायर करते हैं, ओके। तो स्टार्ट लेवल पे अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है एवरेज कॉलेज में, तो ये कंपनीज को आपको टारगेट करना है, ओके। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ओके, माइंडट्री, एलटीआई, लार्सन विप्रो, एम्फेसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी इंडिया। स्टार्टिंग में बेस लेवल पे भाई कहीं प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कहीं से भी प्लेसमेंट लेना है, दिस इज अ वेरी गुड कंपनीज फॉर बिगिनिंग, ओके। अब ये टॉप 30 आईटी कंपनीज है इंडिया के, ओके। हाँ, ये दोनों लेवल पे है, मतलब यहाँ पर पैकेजेस भी अच्छे मिल सकते हैं और प्लेसमेंट भी जो है, गुड नंबर ऑफ इंजीनियर्स यहाँ से हायर होते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, एलटीआई, एम्फेसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये मैंने ऑलरेडी टॉप 10 में ले लिया था, क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियर्स यहाँ पर हायर होते हैं। ऑरेकल, टोटल डेटाबेस में सबसे ज्यादा काम ऑरेकल कर रहा है, समझ रहा है। ऑरेकल, फिनटेक में ऑरेकल ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, ओके। बहुत बड़े बड़े बैंक्स के कंसाइनमेंट है इनके पास, बोले तो प्रोजेक्ट है। आईबीएम इंडिया, एसेंचर, परसिस्टेंट, हेक्सावेयर, बिरला सॉफ्ट, जेंसर, सोनाडा, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, सीएंट, ये कंपनी का नाम है, सीएंट, ओके। सैप लैब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इनके सॉफ्टवेयर चलते। केपीआईटी, फिनटेक में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इनके चलते। सेस्केन, क्वेस्ट, यूएसटी ग्लोबल, एचसीएल, इन्फोसिस्टम, एलटीआई, रैमको, एचसीएल। देखो भाई,
अगर हम लोग पैसे की बात करें भाई, सबसे ज्यादा ग्रो जो हो रही है कंपनी ये हो रही है, तो टॉप 3 में आ जाता है रैमको, टेकवेयर, हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये टॉप 30 आईटी कंपनीज है इंडिया की। ओके, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ग्लोबल कंपनी नहीं ली गई है, जो मतलब जिसका मतलब जो बोलते हैं ना हेड ऑफिस बाहर हो, बाहर की कंपनी नहीं ली गई है। बट बाहर की कंपनी में आपको पता है गूगल है, अमेजोन है, और भी मैंने टॉप 10 कॉलेजेस मैंने लिया, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज का मैंने नाम लिया था, वो देख सकते हो। तो दी एंड, तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, और ये जो मैंने हिस्ट्री बताई ये आपको समझ में आई होगी। तो कुछ भला हो ना हो, आपने जो टाइम मुझे दिया उसमें मैंने एटलीस्ट आपको आईटी की हिस्ट्री तो मैंने बता दी। ओके, आईटी की मैंने हिस्ट्री बता दी। तो मैंने बहुत 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 मेहनत से, लगन से ये प्रोजेक्ट पे काम किया था, ये पूरे पे, कि आपको मैं बताऊं आईटी की हिस्ट्री क्या है। ओके, तो आपको कैसा लगा आप प्लीज फीडबैक दीजिए। ओके, लाइक करें, कमेंट करें। दूसरी बात, इंजीनियरिंग की काउंसलिंग अफकोर्स चालू हो रही है। ओके, दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल अलग से हम लोग ने बनाया, उसके ऊपर हम एडमिशन के रिलेटेड सारे प्रोसेस वगैरह जो भी होते हैं, रूल रेगुलेशन और क्या क्या होता है, वो सब हम उसमें बता रहे हो, आप देखते जाओ। और देखो, ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट आपको एक दो फ्रेंड को तो शेयर कर दो प्लीज। ओके, ताकि आपको सबको मालूम पड़े कि भाई आईटी की हिस्ट्री क्या है। ओके, तो सबको ऐसा लगता है भाई आईटी है बट क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे डेवलप हुआ। ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक है आपका, कैसा लगा आपको, वो आप इसमें दीजिए। आपको ऐसे वीडियो मैं पहले नहीं करता था। ओके, अभी मैं स्टार्ट करा, तो आपका आउटपुट क्या है, मतलब आप कैसे लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है वो आप बताइए। ठीक है, और एंड तक आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और किसी चीज की टॉपिक में वीडियो चाहिए, वीडियो आप बताइए टॉपिक्स, तो उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।